कहानी की शुरुआत करान नाम के एक फिशरमैन से होती है जो साउथ पैसिफिक ओशन में अपना फिशिंग नेट डालता है और अपने दिन का काम शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वह नेट खींचने लगता है, अचानक एक अनजानी पावर उसे पानी के अंदर खींच लेती है और वह खुद को संभाल नहीं पाता। वह पानी के अंदर डूबता है और तैरते हुए उस जगह की तरफ जाता है जहाँ उसका नेट कोरल रीफ में फंसा हुआ होता है। जैसे ही वह नेट खोलने की कोशिश करता है, मछलियों का एक बड़ा ग्रुप उसके पास आता है और उसे चारों तरफ से घेर कर तुरंत पूरी तरह से निगल लेता है। इसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में स्कॉटलैंड के मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्चर ईशानी को पता चलता है कि समुद्र में लगा डिटेक्टर खराब हो गया है। वह तुरंत बोट लेकर उस जगह जाती है जहां डिटेक्टर लगा होता है। ईशानी पानी में डाइव करके डिटेक्टर को ठीक करती है और उसे फ्लोटिंग बॉय पर फिक्स कर देती है। लेकिन जब वह सरफेस पर आती है तो देखती है कि उसकी बोट दूर निकल गई है। वह जल्दी से स्विम करके बोट तक पहुंचती है और उस एरिया को छोड़ देती है। अगले दिन टेक्नीशियन कहता है कि सिर्फ सर्किट बोर्ड जला हुआ था। ईशानी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ठीक किया हुआ डिटेक्टर फिर से समुद्र में डाल देती है। काम खत्म होने के बाद उन्हें पानी में बर्फ जैसा एक टुकड़ा मिलता है। ईशानी लाइटर से उसे जलाती है और बताती है कि यह कंबस्टिबल आइस है जो एल्गी के जमने से बनती है और कभी कभी सरफेस पर आ जाती है। लेकिन जल्द ही उन्हें दिखता है कि ऐसी बहुत सारी बर्फ पानी पर तैर रही है। ईशानी इसे रिकॉर्ड करती है ताकि सीनियर को रिपोर्ट दे सके। वैनकूवर के बीच पर पुलिस को एक मरी हुई किलर वेल मिलती है जिस पर बहुत सारे जख्म होते हैं। बायोलॉजिस्ट अर्जुन कहता है कि वेल की मौत 2-3 घंटे पहले हुई है और जख्म इंसानी लगते हैं। फिशरमैन बताते हैं कि वेल पागल होकर बोट पर अटैक कर रही थी, इसलिए उन्होंने सेल्फ डिफेंस में हमला किया। अर्जुन को अजीब लगता है क्योंकि इस सीजन में वेल्स यहाँ नहीं होती। वह दिन रात रिसर्च शुरू करता है और वेल्स का ग्रुप फिर दिखता है। अर्जुन अपना सामान समेट कर निकलता है पर वहाँ एक टूरिस्ट बोट भी पहुँच जाती है। अर्जुन पानी में इक्विपमेंट डालता है और देखता है कि एक हम्पबैक वेल उसके पीछे आकर उसे घूरती है और चली जाती है। अर्जुन देखता है कि टूरिस्ट बोट वेल्स के रास्ते में खड़ी है। वह उन्हें बचाने भागता है पर तभी हम्पबैक वेल पानी से निकलकर बोट के 2 टुकड़े कर देती है। वेल्स लोगों को पानी के नीचे खींचने लगती हैं और अर्जुन सबको नहीं बचा पाता। समुद्र में इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक लॉबस्टर होटल लाया जाता है। जब शेफ रणवीर उसे काटने लगता है तो उसमें से अजीब लिक्विड निकलकर उस पर गिर जाता है। शेफ असिस्टेंट को बुलाता है पर उस पर भी लिक्विड गिर जाता है। रात को घर जाते वक्त रणवीर गिर जाता है और उसके मुंह से काला लिक्विड निकलने लगता है। सन्या शेफ रणवीर की मौत की वजह जानने के लिए होटल आती है और सारी बात समझती है। फिर वह तुरंत शेफ के असिस्टेंट के घर पहुंचती है जहां असिस्टेंट बेडरूम में मरा हुआ मिलता है और उसकी सांस बंद हो चुकी होती है। दूसरी तरफ समुद्र में बहुत सारी कंबस्टिबल आइस मिलने के बाद ईशानी का इंस्टीट्यूट एक रिसर्च शिप भेजता है। उन्हें पता चलता है कि समुद्र के नीचे बर्फ पर बहुत सारे वर्म्स चिपके हैं। साइंटिस्ट्स उन्हें लैब लेकर आते हैं और रिसर्च में पता चलता है कि इन वर्म्स का पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था। इन वर्म्स की ग्रोथ और रिप्रोड्यूस करने की पावर बहुत ज्यादा है। यह कीड़े समुद्र के नीचे कंबस्टिबल आइस को लगातार खा रहे हैं। उनके मरने के बाद भी उनके शरीर से निकलने वाला अनजाना लिक्विड बर्फ को खत्म कर रहा है जिसे कोई साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ एक और बायोलॉजिस्ट सिद्धार्थ को एक ऑयल एक्सप्लोरेशन शिप पर बुलाया जाता है। ऑयल कंपनी को समुद्र के नीचे ऐसे सफेद वर्म्स मिले हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। सिद्धार्थ बताता है कि यह अक्सर आर्कटिक में होते हैं और बहुत धीरे बढ़ते हैं पर यहाँ यह हर जगह है। साइंटिस्ट्स फैसला करते हैं कि वह बर्फ को ड्रिल करके देखें कि नीचे क्या है, इससे पहले कि वर्म्स सब खत्म कर दें। लेकिन ड्रिलिंग के बीच में ही शिप जोर से हिलने लगती है और उन्हें काम रोकना पड़ता है। लैब वापस आकर सिद्धार्थ और उसके साथी देखते हैं कि वर्म्स के मरने के बाद भी बर्फ में बने छेद और गहरे होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अर्जुन यह जानने के लिए एक शिपिंग कंपनी जाता है कि वेल्स ने हमला क्यों किया। एक कैप्टन उसे बताता है कि उनके जहाज पर भी हम्पबैक वेल ने अटैक किया था और जहाज पर अनजाने शेल ये बे चिपक गए हैं। डॉक्टर सानिया शेफ और असिस्टेंट के ब्लड सैंपल्स लैब में टेस्ट करती है। उसे पता चलता है कि उनके खून में एक नया विब्रियो बैक्टीरिया है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह एक नया वायरस है। तभी उसे खबर मिलती है कि और भी लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा। वैनकूवर में अर्जुन उन शेल्स पर रिसर्च करता है तो पता चलता है कि यह एक नई स्पीसीज है जिनके दांत बहुत नुकीले हैं और यह तैर भी सकते हैं। साथ ही पर एक सफेद लिक्विड मिलता है। अर्जुन तुरंत किलर वेल का पोस्टमार्टम करने की परमिशन मांगता है। वेल बहुत बड़ी है इसलिए बीच पर ही उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। अर्जुन जब वेल का ब्रेन निकालता है तो उसे वहाँ वही सफेद चिपचिपा लिक्विड मिलता है जो उन शेल्स पर मिला था। उन्हें शक होता है कि समुद्र में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र का रूप बदल रहा है। रात होते ही साउथ पैसिफिक में एक ऑयल शिप पर काम करने वाली लड़की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी जहाज के सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाते हैं। शिप जोर से हिलती है और बिना किसी वार्निंग के
वह बड़ा जहाज गहरे समुद्र में डूब जाता है। एक पोर्ट पर बहुत सारी जेलीफिश ऊपर आ जाती हैं। अभी यह सारे पजल सॉल्व नहीं हुए थे कि डॉक्टर सन्या को पता चलता है कि हॉस्पिटल में अननोन वायरस से इन्फेक्टेड लोग बढ़ गए हैं। वह गेस करती है कि इन सब ने सी फूड टच किया होगा, पर कॉलीग्स मना कर देते हैं। सन्या को शक होता है कि सी फूड गंदे टैप वाटर में है। उसे डर लगता है कि पूरे शहर का पानी कंटेमिनेट हो चुका है, लेकिन कॉलीग उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि हॉस्पिटल की गैलरी भरी हुई है। सन्या तुरंत सुपरमार्केट से बहुत सारी बॉटल्ड वाटर खरीदती है। वह घर वालों को वार्न करती है और बच्चों को शहर से भेज देती है। सिद्धार्थ आइस वर्म्स की रिपोर्ट ऑयल कंपनी को देता है। उसे शक है कि वेल्स, पोर्ट की जेलीफिश और शिप के शेल्स का कनेक्शन इन आइस वर्म्स से है। कंपनी का मैनेजर समीर यह बात बॉस खाना को बताता है। खाना कहता है कि उनकी कंपनी को साउथ चाइना सी में भी ऐसे ही वर्म्स मिले थे। समीर कहता है कि उनकी मिसिंग शिप का कनेक्शन भी इन्हीं वर्म्स से है। समीर सिद्धार्थ को कॉल करके साउथ चाइना सी वाली बात बताता है। सिद्धार्थ को बुरा एहसास होता है। अर्जुन को नया डिस्कवरी मिलता है कि वेल्स के अटैक की जगह उनके हर साल के रास्ते पर ही है। सच जानने के लिए अर्जुन उस जगह जाता है जहां हम्पबैक वेल्स सोती हैं। वह पानी में डाइव करके एक वेल पर कैमरा फिक्स करता है, पर इस छोटे काम से पूरा ग्रुप जाग जाता है। अर्जुन जल्दी से अपनी बोट पर चढ़कर वहां से भागता है। कैमरा की रिकॉर्डिंग और ईशानी की लैब की इमेजेस सिंक हो जाती हैं। साइंटिस्ट्स को वीडियो में डूबी हुई ऑयल शिप दिखती है। हैरानी की बात यह है कि वेल्स इतनी नीचे डाइव कर रही हैं जो इंसानी समझ से बाहर है। स्क्रीन पर एक गैलेक्सी जैसी लाइट दिखती है और वेल्स ऐसी आवाज निकालती हैं जैसे किसी क्रीचर से बात कर रही हो। साउथ अमेरिका के बीच पर एक कपल के पास एक सफेद क्रैब आता है। पहले वह इग्नोर करते हैं, पर फिर देखते हैं कि क्रैब्स का पूरा ग्रुप समुद्र से निकलकर बीच पर आ रहा है। वह बाइक से भागते हैं, पर पूरा गांव क्रैब्स से भर जाता है। यूरोप में अर्जुन बार बार रिकॉर्डिंग देखता है। उन्हें नहीं पता कि वह लाइट क्या है और आवाज कहां से आ रही है। साथ ही कहते हैं कि शायद यह कोई ह्यूमन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है। सान्या मेयर को बताती है कि वायरस पानी में फैल गया है। यह हवा से नहीं फैलता, पर इसकी कोई दवाई नहीं है। सान्या कहती है फिशिंग बंद कर दो। मेयर को शहर की इकोनॉमी सान्या के गेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। सान्या फिर वार्न करती है कि इतने सालों में उसने सबसे खतरनाक बैक्टीरिया देखा है। अगर यह बैक्टीरिया पानी को कॉन्टेमिनेट करता रहा तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। टीवी पर न्यूज आती है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्रैब्स जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सिद्धार्थ और ईशानी फिर से उस ड्रिलिंग एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि सी फ्लोर एक रेगिस्तान बन गया है। तन्वी बताती है कि परमिट सिर्फ ऑयल गैस पाइप के लिए था, पर यह निशान कुछ और है। सिद्धार्थ सच जानने के लिए एक डॉक्टर से पूछता है। सिद्धार्थ को पता चलता है कि अगर वह सच सबके सामने लाएगा तो तन्वी को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ अर्जुन की लैब में डॉक्टर को पता चलता है कि वही शेल्स दूसरे कोस्ट्स पर भी मिले हैं और उनका डीएनए बिल्कुल सेम है। जब वह वेल के ब्रेन के लिक्विड और शेल्स के लिक्विड को कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि दोनों में सेम ऑर्गेनिक मैटर है। अर्जुन को और सैंपल्स चाहिए होते हैं, इसलिए वह फिर से पोर्ट जाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि पोर्ट सील हो चुका है। अर्जुन दीवार फांदकर अंदर जाता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर बंद कर देते हैं। जल्द ही अर्जुन पोर्ट के मैनेजर से मिलता है, जो कहता है कि कोई अर्जुन से मिलना चाहता है। वीडियो कॉल पर वही ऑयल कंपनी का समीर होता है। अर्जुन बताता है कि उन्हें शेल्स पर अननोन ऑर्गेनिक मैटर मिला है और उसे रिसर्च के लिए और सैंपल्स चाहिए। वह बताता है कि शिप टोक्यो से यूरोप गई थी, पर शेल्स हर जगह मिल रहे हैं। समीर बाकी लोकेशंस के बारे में पूछता है और फिर अर्जुन को जाने देता है। अर्जुन कुछ बॉक्सेस लेकर लैब वापस आ जाता है। समीर यह बात खन्ना को बताता है और उसे शक होता है कि अर्जुन उनसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि यह सब खतरनाक है। अब सिर्फ वर्म्स और शेल्स ही नहीं, बल्कि क्रैब्स के बॉक्सेस भी पूरी सेफ्टी के साथ लैब भेजे जाते हैं। सान्या प्रोटेक्टिव सूट पहनकर क्रैब्स को काटती है तो उनके अंदर से सफेद चिपचिपा लिक्विड निकलता है। सान्या जब इस लिक्विड को इंसानी खून के साथ मिलाती है तो वही होता है जिसका डर था। इस लिक्विड में वही डेडली बैक्टीरिया होता है जो लोगों की जान ले रहा है। यह क्रैब्स अब पूरी दुनिया के कोस्ट्स पर दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि जल्द ही यह वायरस पूरी इंसानियत में फैल जाएगा। इधर ईशानी अपने उस दोस्त की वीडियो देख रही होती है जो डूबी हुई शिप पर मारा गया था। ईशानी देखती है कि शिप डूबने से पहले खिड़की के बाहर वही अजीब लाइट दिखी थी और एक अजीब आवाज भी सुनाई दी थी। ईशानी उस आवाज को वेल्स वाली आवाज से मैच करती है तो दोनों बिल्कुल सेम निकलते हैं। ईशानी तुरंत सिद्धार्थ और बाकी डॉक्टर्स को बताती है कि शिप का डूबना इस आवाज से कनेक्टेड है। वह डीप सी रोबोट भेजने का प्लान बनाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई गई है। सिद्धार्थ समीर को कॉल करता है
और मीटिंग में जाने की बात करता है। समीर उसे बताता है कि नए शेल्स शिपिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। सिद्धार्थ और अर्जुन फोन पर बात करते हैं। अर्जुन बताता है कि सिर्फ शेल्स नहीं, वेल्स का बिहेवियर भी अजीब हो गया है। उन्हें शेल्स और वेल्स के लिक्विड में 100 से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो मैमल्स और क्रीचर्स में कॉमन होते हैं। सिद्धार्थ जब घर पहुंचता है तो तान्वी उसका इंतजार कर रही होती है। तान्वी ने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि उसे बुरा लग रहा है कि उसकी कंपनी ने सी फ्लोर खराब किया। सिद्धार्थ उसे रुकने के लिए कहता है और अपना प्यार कन्फेस करता है, पर तन्वी चली जाती है। सिद्धार्थ वीडियो में देखता है कि वेल्स की आवाज पर लाइट रिस्पॉन्ड करती है। सिद्धार्थ को लगता है कि शिप का डूबना समुद्र के नीचे किसी हीट वेंट या वोल्केनो के फटने की वजह से हो सकता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनता है। कुछ लोग मानते हैं कि यही वेंट्स दुनिया में लाइफ का असल सोर्स है। मीटिंग खत्म करके सिद्धार्थ हेलीकॉप्टर से उस लाइट हाउस जाता है जहां ईशानी होती है। वह रोबोट ईशानी को देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही रिकॉर्डिंग मिले तुरंत शेयर करना। सिद्धार्थ वापस निकल ही रहा होता है कि डॉक्टर का कॉल आता है कि पास के समुद्र में एक बहुत बड़ा सुनामी बन रहा है जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। सिद्धार्थ ईशानी को तुरंत किसी ऊंची जगह जाने को कहता है। दूसरी तरफ बीच पर तन्वी अपने नए बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। तभी बर्ड्स का ग्रुप जमीन की तरफ भागता है और पानी पीछे हटने लगता है। तन्वी समझ जाती है कि यह सुनामी का साइन है और वह पार्किंग की तरफ भागती है। उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंचता है, पर लोगों की भीड़ और सुनामी देखकर तन्वी को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। तन्वी अपनी कार में बैठती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह मरने से पहले सिद्धार्थ को कॉल करती है, पर सिद्धार्थ फोन नहीं उठाता। तन्वी ने सिद्धार्थ के लिए एक मैसेज छोड़ा जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया। सिद्धार्थ हेलीकॉप्टर से ईशानी को लेकर निकल जाता है और सुनामी के जमीन को निगलने से ठीक 1 सेकंड पहले वह आसमान में उड़ जाते हैं। रात को जब सिद्धार्थ घर पहुंचता है और तन्वी का मैसेज सुनता है तो उसका इरादा और पक्का हो जाता है कि वह समुद्र की इस मिस्ट्री को खत्म करके ही रहेगा। जल्द ही सन्या एक मीटिंग बुलाती है और बताती है कि क्रैब्स सबसे पहले जापान में दिखे थे और उनके बैक्टीरिया ने हर वाटर सोर्स को कंटेमिनेट कर दिया है। दुनिया की 40% पॉपुलेशन खतरे में है। सन्या कहती है कि यह बैक्टीरिया सिर्फ पानी गंदा नहीं कर रहा, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। पहले लॉबस्टर पकड़े गए और अब क्रैब्स खुद जमीन पर आ रहे हैं। सारे लोग अब बीच छोड़कर शहर के अंदर भाग रहे हैं। अर्जुन पोर्ट पर जाता है जहां एक बुजुर्ग फिशरमैन उसे मिलता है जो कहता है कि उसने पूरी जिंदगी समुद्र के भरोसे गुजारी है और वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जल्द ही सिद्धार्थ, अर्जुन, ईशानी और सन्या सब एक साथ जमा होते हैं। उन्हें लगता है कि इन सब अजीब इंसिडेंट्स के पीछे कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है जो यह सब कंट्रोल कर रही है। सन्या को लगता है कि यह समुद्र का इंसानों के बुरे कामों का जवाब है, पर एक लेडी डॉक्टर इस बात को बकवास मानती है क्योंकि उसने आज तक कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं देखी। वह कहती है कि अगर सिद्धार्थ की बात सच निकल गई तो उसकी पूरी रिसर्च गलत हो जाएगी, इसलिए वह ग्रुप छोड़कर चली जाती है। ईशानी को दुख होता है कि उसकी टीचर रिसर्च को इंसानियत से ज्यादा ऊपर रख रही है। सिद्धार्थ अपनी थ्योरी सबके सामने रखता है कि यह क्रीचर्स जानबूझकर इंसानों को समुद्र से दूर भगा रहे हैं। वह इस अननोन इंटेलिजेंस को जल ईल का नाम देता है। सिद्धार्थ को रिसर्च के लिए कमिटी से कोई सपोर्ट या फंड नहीं मिलता, बल्कि लोग उसकी पुरानी बातें निकालकर उसे बेइज्जत करते हैं। तभी मनसा नाम की एक लिंग्विस्ट उनसे मिलती है जो बताती है कि वह काफी वक्त से इन इंसिडेंट्स पर नजर रख रही है। उसने नॉर्थ और साउथ पोल में भी वही लाइट वाली आवाज सुनी है जो ईशानी ने सुनी थी। मनसा भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। फिर खाना के जरिए सिद्धार्थ को एक बड़ा इन्वेस्टर मिलता है जो इन सब का सच जानना चाहता है। वह इन्वेस्टर कहता है कि उसने समुद्र से बहुत कमाया है, अब वह बदले में कुछ करना चाहता है। इन्वेस्टर के सपोर्ट से सिद्धार्थ अपनी 7 लोगों की टीम बनाता है और वह 480 घंटे के अंदर सबसे खतरनाक समुद्र की तरफ निकलने का फैसला करते हैं। शिप पर सवार होने के बाद उनका जमीन से कनेक्शन टूट सकता है और यह मिशन बहुत रिस्की है। सब अपने घर वालों से आखिरी बार मिलकर शिप पर निकल जाते हैं। जब वह आर्कटिक ओशन पहुंचते हैं तो वहां का पानी उबलता हुआ लगता है। मेंबर्स डिटेक्टर से आवाजें सुनते हैं जो दोनों पोल्स पर कंसंट्रेटेड हैं। सिद्धार्थ कहता है कि येल की अपनी एक टेरिटरी होगी जहां वह रहते और रिप्रोड्यूस करते हैं। अर्जुन कहता है कि क्रीचर्स 5000 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं रहते। ईशानी बताती है कि आर्कटिक में एक पिघली हुई बर्फ की जगह है जहां शिप जा सकती है और वहां की डेप्थ भी 5000 मीटर है। इन एक्सपर्ट्स के साथ एक जर्नलिस्ट एनी भी है जो इस मिशन को रिकॉर्ड कर रही है। वह मनसा का इंटरव्यू लेती है जो बताती है कि हम येले की आवाज को मॉडिफाई करके उन्हें वापस भेज सकते हैं ताकि बात हो सके, लेकिन इससे अटैक का डर भी है। मनसा को एक आवाज मिलती है जो इंसानी बच्चे के रोने जैसी है। वह उसमें रियल बेबी के रोने की आवाज मिलाकर समुद्र के नीचे भेजती है। अगर याइल ने सिग्नल रिसीव किया तो वह अलग आवाज निकालेंगे। सिद्धार्थ और सन्या उन म्यूटेटेड क्रीचर्स पर रिसर्च करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका नर्वस सिस्टम याइल ने बदल दिया
लिया है। सनिया को सेल्स में ग्लूटामेट बहुत ज्यादा मिलता है जो नर्व्स को एक्साइटेड रखता है। उसे शक है कि याइले इसी केमिकल से उन्हें कंट्रोल करके अपनी आर्मी बना रहा है। डीप सी में उनका डिटेक्टर काम करने लगता है और रेडार पर कुछ अजीब दिखता है। तभी पूरी शिप पर अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और इंस्ट्रूमेंट्स खराब होने लगते हैं। मानसा समझ जाती है कि यह रिस्पॉन्स है। अचानक कनेक्शन टूट जाता है और एक अनजानी चीज उनके पास आने लगती है। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है तो वह कम्युनिकेशंस बंद कर देते हैं। ईशानी को पानी के नीचे वही लाइट दिखती है। मनसा जब पुरानी और नई आवाज कंपेयर करती है तो पता चलता है कि बेबी के रोने वाला पार्ट बदल गया है। इसका मतलब यिल ने उनका मैसेज समझ लिया है और वह कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी शिप की लाइट चली जाती है और एनी बेहोश हो जाती है। सन्या देखती है कि एनी के नोज से फ्लूइड निकल रहा है और उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है। मानसा बताती है कि जब लाइट गई थी तब एक ऐसी ऑडियो रिकॉर्ड हुई जो इंसानी कान नहीं सुन सकते और वह शिप के अंदर से ही आ रही थी। इसका मतलब है कि याइल का मैसेज बहुत ही अर्जेंट और तेज है। यह बात सबको डरा देती है क्योंकि अगर याइल का इरादा बुरा है तो शिप पर कोई नहीं बचेगा। टेक्निकल टीम पूरी शिप चेक करती है पर उन्हें कोई अजीब डिवाइस नहीं मिलता, जिसका मतलब है कि याइल ने उनके सारे सेंसर्स को धोखा दे दिया है। मेडिकल रूम में एनी के शरीर पर लाल निशान निकल आते हैं पर सनिया को इसका कारण बिल्कुल समझ नहीं आता है। सनिया एनी के स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेती है। रिसर्च में पता चलता है कि एनी के अंदर वही बैक्टीरिया है जो लॉबस्टर और क्रैब्स में था, लेकिन ये बैक्टीरिया एनी के सेल्स को मार नहीं रहा बल्कि उनके साथ मिल रहा है। यिले ने एनी का नर्वस सिस्टम बदल दिया है ताकि उससे कॉन्टेक्ट किया जा सके। सबकी सेफ्टी के लिए सिद्धार्थ उस एरिया को सील कर देता है जहाँ एनी बेहोश हुई थी। मनसा एक नया तरीका निकालती है और साउंड वेव्स को एक इमेज में बदल देती है जो एक ह्यूमन एवोल्यूशन मैप जैसा दिखता है। वह इसे यील को भेजती है ताकि दोनों के बीच बात हो सके। मनसा और सिद्धार्थ को लगता है कि समुंदर में दो तरह की इंटेलिजेंस है, एक इंसान और दूसरा याइल है। तभी ईशानी उस कैबिन में जाती है जहाँ एनी मिली थी और वहाँ का नजारा देखकर डर जाती है। पानी में से तेज लाइट निकल रही होती है जो एक स्टारफिश का रूप ले लेती है। याइले ने उनके मैसेज का जवाब वही साउंड वेव्स को इमेज में बदल कर दिया है जो 25 करोड़ साल पुराने कॉन्टिनेंट की फोटो दिखाती है। इसका मतलब है कि यील बताना चाहता है कि वह तब से यहाँ है। फिर वह लाइट एक रे फिश की तरह तैरने लगती है और रूप बदलती है। याइल उन्हें दिखा रहा है कि वह कोई भी रूप ले सकता है। तभी शिप को बहुत सारी हम्पबैक व्हेल्स घेर लेती हैं, पर वह हमला नहीं करती बल्कि कुछ बताना चाहती हैं। शिप का ओनर खाना वहाँ हेलीकॉप्टर से पहुँचता है। सिद्धार्थ सबको बताता है कि यिले एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो मिलकर बड़ा रूप ले सकते हैं। यिले ने उन्हें पंजिया के वक्त की समुंदर की फोटो भेजी है। इससे साफ है कि यिले या तो तब से जिंदा है या फिर उनके पास पुरानी यादें हैं। ईशानी कहती है कि यिले शायद हमें समुंदर तबाह करने से रोक रहा है। अभी तक यह साफ नहीं है कि यिले ने एनी पर अटैक क्यों किया। ईशानी को लगता है कि वह अटैक नहीं था बल्कि वह इंसानों को समझने की कोशिश कर रहा था। मनसा पूछती है कि अगर यिल को पता चल गया कि इंसान अक्लमंद हैं, तो क्या वह हमें खत्म कर देगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सब लोग उस पानी का सैंपल लेते हैं जिसमें यील के सेल्स हैं। अर्जुन कहता है कि हमें वेल्स की लैंग्वेज में यील से बात करनी चाहिए। वह बताता है कि इंसानों ने वेल्स को मारने से रोका है। शायद यह सुनकर याइल को लगे कि इंसान बदल सकते हैं और दोस्ती कर सकते हैं। सनिया लैब में उस पानी के सैंपल पर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि केटामिन नाम की एक दवा यील के सेल्स को बहुत तेजी से मार सकती है। केटामिन दर्द के सिग्नल्स को रोक देती है और हॉस्पिटल में दर्द मिटाने के लिए यूज होती है। लेकिन खन्ना पूछता है कि क्या हम इसे यील के खिलाफ एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह लोग दोस्ती करने आए थे न कि मारना शुरू करने। सन्या अभी सिर्फ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की बात कर रही थी पर शिप पर सवार लोग इसे एक मौके की तरह देखने लगते हैं। सिद्धार्थ कहता है कि अगर हमने यीले को नुकसान पहुंचाया तो समुंदर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और इंसान भी खत्म हो जाएंगे। दोनों तरफ बहस शुरू हो जाती है। शिप का कैप्टन कहता है कि याइल ने ही सुनामी भेजी थी और हमला किया था, इसलिए हमें अपनी हिफाजत करनी होगी। खन्ना का मानना है कि अगर यीले को पता चल जाए कि हमारे पास उसे मारने का हथियार है तो शायद वह दोस्ती के लिए मान जाए। अर्जुन और मनसा भी इस बात से सहमत होते हैं कि इंसानों के फ्यूचर के लिए यह जरूरी है। सनिया पानी के पूल में एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी करती है। ईशानी को लगता है कि यीले बुरा नहीं है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। सनिया और एक साथी प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर शिप के नीचे वाले पूल के पास जाते हैं। जैसे ही सनिया केटामिन की एक बूंद पानी में डालती है, पूरे पूल में याइल के सेल्स चमकने लगते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं। शिप की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और एक बहुत भयानक और दर्दनाक आवाज गूंजने लगती है जैसे याइले दर्द में चीख रहा हो। पूरी शिप के सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। सब कुछ तबाह हो जाता है। जब सनिया को होश आता है तो वह देखती है कि उसका साथी पानी में गिर गया है और मर चुका है। शिप की पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी है और शिप अजीब तरीके से मूव करते हुए
एक बर्फ के पहाड़ से टकरा जाती है। हर तरफ से लाइट उन्हें घेर लेती है और शिप को खींचने लगती है। कैप्टन गुस्से में कहता है कि हमें सारी दवा समुद्र में डाल देनी चाहिए ताकि येल खत्म हो जाए, मगर सिद्धार्थ मना करता है क्योंकि सिर्फ एक बूंद से इतनी तबाही हुई है, तो अगर ज्यादा दवा डाली तो समुंदर का क्या होगा, इंसान कभी बच नहीं पाएंगे। अब उनका रास्ता सिर्फ शांति है। सिद्धार्थ कहता है कि हमें याइल को समझाना होगा कि हम उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन सिस्टम खराब होने की वजह से मानसा कोई सिग्नल नहीं भेज पाती। सिद्धार्थ एक प्लान बनाता है कि ईशानी उस मरे हुए साथी को लेकर सबमरीन से गहरे समुद्र में जाए और उसके दिल में यीले के सेल्स इंजेक्ट कर दे ताकि यीले को इंसानों की फीलिंग्स का एहसास हो सके। लेकिन तभी बर्फ के पहाड़ उन्हें घेरने लगते हैं। उन्हें तुरंत शिप छोड़नी होगी। वह लोग सबसे पहले बीमार एनी को हेलीकॉप्टर से वहां से निकाल देते हैं जल्दी से। मानसा ने मशीन फिर से स्टार्ट कर दी है और अब सारी उम्मीद सिर्फ उस मरे हुए साथी पर टिकी है। ईशानी छोटी सबमरीन लेकर उस साथी की बॉडी के साथ गहरे समुद्र में नीचे जाती है। जैसे जैसे वह नीचे जाती है, बहुत सारी रोशनी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगती है। मनसा शिप से लगातार दोस्ती के सिग्नल्स भेज रही है। ईशानी को वह लाइट देखकर डर नहीं लगता, बल्कि उसे वह लाइट अपने दोस्त जैसी लगती है। ईशानी को लगता है कि साथी की बॉडी पुरानी हो गई है, इसीलिए वह एक बड़ा फैसला लेती है और यीले के सेल्स को अपने ही दिल में इंजेक्ट कर लेती है। ईशानी अकेले डाइविंग रूम में जाती है और यील सेल्स अपने दिल में डाल लेती है। फिर वह कैबिन का दरवाजा खोल देती है और समुद्र का पानी अंदर भरने लगता है। ईशानी डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन पानी उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। फिर वही लाइट ईशानी को चारों तरफ से घेर लेती है और बहुत सारे रोशनी के पॉइंट्स ईशानी के शरीर के अंदर चले जाते हैं। सबको लगता है कि ईशानी ने अपनी जान दे दी है, लेकिन तभी शिप को घेरने वाली बर्फ हटने लगती है। थोड़ी देर बाद ईशानी बेहोश हालत में बीच पर मिल जाती है। ईशानी अपनी आंखें खोलती है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वह अब भी इंसान है? शायद वह एक नई स्पीसीज बन चुकी है। इसके साथ ही यह फिल्म खत्म हो जाती है। 2023 की यह थ्रिलर मूवी द स्वॉर्म दिखाती है कि कैसे इंसानों ने समुद्र को तबाह किया और बदले में समुद्र की इंटेलिजेंस ने हमला किया। इस फिल्म में दिखाया गया है कि साइंटिस्ट हमेशा नेचर के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, जबकि पॉलिटिशियंस सिर्फ पैसे और पावर के बारे में सोचते हैं। इन सब के बीच कुछ आम लोग भी हैं जो मुश्किल वक्त में सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं। फिल्म में ईशानी का कैरेक्टर सबसे अलग है। उसके पिता और दोस्त समुद्र में मारे गए थे, फिर भी वह समुद्र से प्यार करती है। अपनी हिम्मत और सोच की वजह से वह यील के साथ दोस्ती करने में कामयाब होती है। यह फिल्म हमें वार्न करती है कि अगर हमने नेचर को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आजकल के नेचुरल डिजास्टर्स को देखते हुए यह फिल्म एक बड़ी सीख देती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि ईशानी अब क्या बन चुकी है और क्या इंसान इवोल्यूशन के नए दौर में जाएंगे? शायद इसका जवाब अगले सीजन में मिलेगा।